नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी की जो हमारी क्लासेस चल रही है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राचीन और विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक उपनाम। प्राचीन समय में जो राजस्थान का भौतिक क्षेत्र था उसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता था और वर्तमान में वो क्षेत्र किस जिले में आता है या फिर वर्तमान में किसी जिले का भौगोलिक नाम क्या था या फिर किसी जिले को हम और किस उपनाम से जानते हैं, उसको क्या उपमा दी गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से भी हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम व भौगोलिक उपनाम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सूरसेन और ब्रजभूमि के बारे में। सूरसेन और ब्रजभूमि का जो क्षेत्र है वो प्राचीन समय में भरतपुर, धौलपुर, करौली और पूर्वी अलवर का जो क्षेत्र है इसे हम कहते थे सूरसेन या ब्रजभूमि। तो देखो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा ये भरतपुर, पूर्वी अलवर का ये क्षेत्र, भरतपुर, धौलपुर और ये करौली वाला ये जो भाग है, इस क्षेत्र को सूरसेन या ब्रजभूमि, क्योंकि ये क्षेत्र आगरा को भी छूता है और आगरा का जो ब्रज क्षेत्र है उसके अंतर्गत पुराने समय में यह क्षेत्र शामिल था। तो सूरसेन और ब्रजभूमि में भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर का ये जो पूर्वी भाग है ये भी इसमें शामिल था। इसके बाद में हम बात करेंगे डांग क्षेत्र को लेके कि डांग क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या। तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है उसे डांग के नाम से जाना जाता है। ये रहा धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है डांग। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डांग की रानी किसे कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे डांग की रानी कहा जाता है करौली को। और अगर आपसे पूछे कि डांग का राजा किसे कहा जाता है तो डांग का राजा कहा जाता है धौलपुर को। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। जबकि डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता कौन कौन सा है तो आपके धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है वो डांग के अंतर्गत आता है। इसके बाद में कुरु देश, कुरु अलवर का जो उत्तरी भाग है ये वाला, ये जो हरियाणा को छूता हुआ क्षेत्र है, ये जो भाग है अलवर का उत्तरी भाग, ये कुरु का हिस्सा था। कुरु एक जनपद था जिसका वर्तमान में अगर पूछे कि कुरु क्षेत्र के अंतर्गत या कुरु देश के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा भाग आता है तो अलवर का उत्तरी भाग कुरु के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके बाद में आता है मालानी। मालानी के अंतर्गत आपके बालोतरा, बाड़मेर और जालोर, पहले बाड़मेर और जालोर का ही क्षेत्र आता था, लेकिन वर्तमान में बाड़मेर से अलग होके बालोतरा एक नया पुनर्गठित जिला बना है। तो आप देखेंगे कि हमारा ये जो बाड़मेर, जालोर और ये बालोतरा वाला जो क्षेत्र है ये तीन जिले आपके मालानी के अंतर्गत आते हैं। मालानी का जो क्षेत्र है यहाँ पे एक क्षेत्र है चौहटन बाड़मेर, जिसका गुडा मालानी क्षेत्र घोड़ों के तीर्थ स्थल के नाम से भी फेमस है। मालानी के घोड़े राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नस्ल के घोड़े हैं। तो आपसे पूछा जाए कि मालानी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं तो हमें ध्यान रखना है बाड़मेर, बालोतरा और जालोर का जो क्षेत्र है वो मालानी में आता है। और ये किसके लिए फेमस है तो यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक आलमजी का धोरा है जो गुड़ा मालानी का जो क्षेत्र है वो घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहलाता है। गुड़ा मालानी घोड़ों का तीर्थ स्थल या फिर आलमजी का धोरा, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में आता है मेरू। मेरू किसे कहा जाता है तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को मेरू के नाम से जाना जाता है। हमने देखा था कि आपके
खितड़ी झुंझुनू से लेके ये जो सिरोही वाला ये जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र आपके किसके अंतर्गत आता है? अरावली। जिसमें ये दक्षिणी अरावली का जो क्षेत्र है इसको मेरू के नाम से जाना जाता है। फिर हमने बात की थी, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पढ़ा था, तो हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश का दक्षिणी भाग माही बेसिन का जब क्षेत्र पढ़ा था तो हमने वहां पे देखा था छप्पन का मैदान। तो मैंने बताया था कि माही नदी बरसात ऋतु में जब चलती है तो माही नदी यहाँ प्रतापगढ़ और ये जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है यहाँ पे माही के सहायक 56 नदी नालों के द्वारा एक मैदान का निर्माण किया जाता है, एक बेसिन का निर्माण किया जाता है जिसे माही के बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि 56 की पहाड़ियों की जब अपन बात करते हैं तो ये बालोतरा बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे 56 की पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो 56 का मैदान जब आपसे पूछे तो माही के सहायक 56 नदी नालों के द्वारा बनाया गया मैदान क्या कहलाएगा? 56 का मैदान कहलाएगा माही के सहायक नदियों के द्वारा। 56 की पहाड़ियां जब आपसे पूछेंगे तो बालोतरा और बाड़मेर के अंदर स्थित हैं। आगे जब हम चलते हैं तो एक सवाल यह बहुत बार पूछा गया है, जांगल देश। जांगल देश जो बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र है उसे जांगल देश के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला जो आपका क्षेत्र है इसे कहा जाता है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश बीकानेर के क्षेत्र को कहा जाता है और बीकानेर के शासकों को जांगलदर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में जाते हैं तो मुख्य द्वार पर जय जांगलदर दरबार भी लिखा हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि जांगल देश, बीकानेर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे जांगल देश के नाम से जाना जाता है। योध्य क्षेत्र प्राचीन समय में जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का भाग है इसे योध्य क्षेत्र के अंतर्गत जाना जाता था। आप देखेंगे कि प्राचीन समय में ये जो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ का ये जो क्षेत्र है ये आपके योध्य के नाम से जाना जाता है। जांगल देश की बात करेंगे जब आ जाएगा बीकानेर। योद्धे के अंतर्गत जब बात करेंगे तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को प्राचीन समय में योद्धे के नाम से जाना जाता था। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। मत्स्य ये एक महाजनपद भी था। जब हमारा भारत 16 महाजनपदों में था तो उस समय एक महाजनपद था मत्स्य और इसी मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे कि ये अलवर, भरतपुर और ये आपके करौली और ये धौलपुर वाला ये जो क्षेत्र है ये आपके मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य प्रदेश के महाजनपद के अंतर्गत आते थे। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपसे पूछते हैं शिवी जनपद। शिवी जनपद, ये जो शिवी जनपद है ये शिवी जनपद आता है आपके चित्तौड़ और उदयपुर वाला ये जो क्षेत्र है। संपूर्ण जो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है जिसमें आपके राजसमंद और भीलवाड़ा का क्षेत्र भी शामिल था। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है इसे कहा जाता है आपके शिवी जनपद, जिसकी जो राजधानी थी वो थी नगरी और इसी नगरी को आगे चल के किसके नाम से, मध्यमिका के नाम से जाना गया। और ये जो मध्यमिका है वो आपके वर्तमान का क्या है, चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, तो शिवी जनपद के अंतर्गत मेवाड़ और उदयपुर राज्य आते थे। फिर इसके बाद में आता है मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट। इस मेवाड़ के अंतर्गत ये प्रतापगढ़ का क्षेत्र भी शामिल था। तो शिवी जनपद बोल दो या फिर मेवाड़, मेदपाट और प्रागवाट बोल दो, जिसमें आपके उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि के क्षेत्र शामिल थे। और इसकी जो राजधानी थी, ये राजधानी क्या थी, चाहे मेवाड़ या मेदपाट की राजधानी पूछे या शिवी जनपद की राजधानी पूछे, तो ये जो राजधानी थी वो नगरी चित्तौड़ थी, जिसे मध्यमिका के नाम से भी
जाना जाता है। तो ये बात भी हमारे को ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक क्षेत्र आता है हमारे पास में गहलोट। उदयपुर बसने से पूर्व इस उदयपुर को गहलोट के नाम से जाना जाता था। तो ये जो हमारा उदयपुर है, इस उदयपुर का जो प्राचीन नाम था वो था आपके गहलोट। तो उदयपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? उदयपुर को प्राचीन समय में गहलोट के नाम से जाना जाता था। मारवाड़, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत आपके जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली और नागौर का कुछ क्षेत्र शामिल था। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है तो आप देखेंगे, ये जो आपका जोधपुर, ये आपके पाली, ये आपके नागौर, नागौर के साथ में आपके बीकानेर, बीकानेर के साथ में आपके ये जो जैसलमेर वाला भाग है। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? मारवाड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बाड़मेर भी इसमें शामिल है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र। तो मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा बना है, जैसलमेर, फलदीबी अभी जोधपुर से अलग होके, बीकानेर, नागौर और पाली का ये जो क्षेत्र है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से प्राचीन समय में सबसे बड़ी रियासत थी। तो बार बार पूछा भी जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? मारवाड़, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली और नागौर का कुछ क्षेत्र शामिल था। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान के सबसे बड़े जिले भी हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। हाड़ौती दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें राजस्थान के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ आते हैं। तो ये बात हमारे को ध्यान रखनी है। तो ये देखो आपके बूंदी, ये कोटा, ये झालावाड़ और ये आपके बारां का जो क्षेत्र है, 1, 2, 3 और 4, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसे हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में डुंढाड़, डून नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसे डुंढाड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें वर्तमान समय में जयपुर और दौसा का क्षेत्र शामिल है। आप देखेंगे कि ये जो जयपुर और ये जो दौसा का क्षेत्र है, नंबर 1, नंबर 2, 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर दौसा। तो जयपुर और दौसा का जहां पे डून नदी का बहाव क्षेत्र है उसे किसके नाम से जाना गया है? डुंढाड़ के नाम से जाना जाता है। तो डुंढाड़ में क्या क्या आता है? जयपुर और दौसा। इसके बाद में आपके आता है बागड़, इसे बागड़ भी कहते हैं और वागवट भी कहते हैं। हमारे राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा, नंबर 1 डूंगरपुर, नंबर 2 बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो हैं वो वागड़ या बागड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। गहलोट पूछे, उदयपुर नाम से पहले या उदयपुर जो उदय सिंह ने बसाया था 1559 में, उससे पहले उदयपुर का नाम गहलोट था। मारवाड़ राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जिसके अंतर्गत जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली और नागौर का क्षेत्र आता है। हाड़ौती में राजस्थान के 4 दक्षिण पूर्वी जिले शामिल हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। डुंढाड़, जयपुर और दौसा का जो क्षेत्र है वो डुंढाड़ कहलाता है। बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा, राजस्थान के अंतिम दक्षिणतम 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत आते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इससे आगे जब हम चलते हैं तो इस क्षेत्र को लेके भी बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। मालव देश, मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाला, मध्य प्रदेश से, पश्चिमी मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाला जो क्षेत्र है, जिसमें हमारे प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा के क्षेत्र आते हैं, इसे मालव के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रतापगढ़ और ये है आपके बांसवाड़ा और ये है हमारा झालावाड़। तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ का जो सम्मिलित रूप है उसे कहा जाता है मालव, मालव क्षेत्र। इसके बाद में मेवल, मेवल के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो मेवल में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग। अगर आप देखेंगे तो ये जो
डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ये जो मध्य का भाग है, केवल ये ऊंचा उठा हुआ जो भाग है उसे मेवल कहा जाता है। जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सम्मिलित रूप को हमने पिछली स्लाइड में देखा था, वागड़ के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो उठा हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं, मेवल कहते हैं। जबकि मालव प्रदेश के अंतर्गत प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है। इसके बाद में उत्तमाद्री, भीलवाड़ा का बिजोलिया और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो आपका पूरा का पूरा कहाँ पे आता है, तो ये आता है आपके बिजोलिया उत्तमाद्री के अंतर्गत। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपके आता है उत्तमाद्री के अंतर्गत, बिजोलिया। ठीक है, ये भीलवाड़ा का प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना है जिसे उत्तमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रावती या अबूर्द प्रदेश, सिरोही और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ये आप यहाँ देखेंगे। राजस्थान का अरावली का सबसे ऊंचा भाग जो है वो सिरोही है। तो सिरोही के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसे चंद्रावती या अबूर्द प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में गोडवाड़ क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर और सिरोही का हिस्सा आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दक्षिण पूर्वी बाड़मेर ये, फिर इसके बाद में बालोतरा, बालोतरा के साथ में इसके अंतर्गत आपके आ जाता है जालोर, और जालोर के साथ में इसमें ये सिरोही और ये जो पाली का क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र जो है वो आपके गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। जहाँ की प्रमुख नदी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहने वाली एक प्रमुख नदी जो है उसे लूणी कहा जाता है। और लूणी बेसिन के अंतर्गत गोडवाड़ क्षेत्र आता है जिसमें दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पश्चिमी सिरोही और पाली का क्षेत्र शामिल है। सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न है भौतिक प्रदेशों में गुर्जरातरा क्षेत्र। तो जोधपुर का दक्षिणी भाग जिसमें भीनमाल, जालोर का भी कुछ क्षेत्र आता है, इसे जाना जाता है आपके गुर्जरातरा प्रदेश के अंतर्गत, जिसकी राजधानी भीनमाल थी। तो ये जो जोधपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग है इसमें ये जालोर का जो भीनमाल वाला क्षेत्र है ये भी शामिल है। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये गुर्जरातरा प्रदेश के अंतर्गत आता था। हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री हुएनसांग जो पश्चिमी भाग की यात्रा पे आया था, उसने भी अपने लेख में इस गुर्जरातरा क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया है, जिसकी राजधानी उसने पिलीमोलो अर्थात भीनमाल को उसने पिलीमोलो कहा है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि गुर्जरातरा कौन सा है, तो जोधपुर का दक्षिणी भाग जिसमें भीनमाल का जो क्षेत्र है जालोर वाला वो भी शामिल है। मालव प्रदेश पूछे प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा। मेवल पूछे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य ऊंचा उठा हुआ पहाड़ी क्षेत्र। उत्तमाद्री भीलवाड़ा के बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र। चंद्रावती सिरोही के अंदर है। गोडवाड़ दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर और सिरोही का क्षेत्र इसमें आता है। इसके अलावा गुर्जरातरा तो जोधपुर का दक्षिणी भाग। प्राचीन नाम मेरवाड़ा। मेरवाड़ा के अंतर देखो, मारवाड़ अलग चीज है। मेरवाड़ जब अपन बात करेंगे तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का जो क्षेत्र है वो, इसमें ब्यावर में टोडगढ़ के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो शामिल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अजमेर और ब्यावर के बीच का ये जो हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा है ये, जहाँ पे आपके ये तो आपके मेवाड़ का क्षेत्र हो गया है ना, और इधर आपके मारवाड़ का क्षेत्र हो गया। इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है उसे कहा जाता है, टाटगढ़ के आसपास का क्षेत्र, मेरवाड़ा। इसके बाद में सपाड़, सवाई माधोपुर और करौली के मध्य का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है वो क्या कहलाता है, सपाड़ कहलाता है। तो ये मध्य प्रदेश से इसकी क्या लग रही है, सीमा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है सपाड़। फिर इसके बाद में सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य अजमेर, डीडवाना, कुचामन व सांबर का जो क्षेत्र है इसे आपको किस नाम से संबोधित करते हैं, सपाद लक्ष्य के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये कुछ अजमेर, ये कुचामन वाला ये क्षेत्र और ये सांबर फुलेरा वाला ये जो क्षेत्र है ये आपके कहलाता है सपाद लक्ष्य। इसके अंतर्गत 1.25 लाख गांव आते थे।
तो 1.25 लाख गांवों का समूह है। 1.25 लाख गांवों का जो समूह है उसे सपादलक्ष कहा गया है, जिसमें आपके अजमेर का कुछ भाग, डीडवाना, कुचामन और सांबर का क्षेत्र जो है वो शामिल था। इसके बाद में अनंत प्रदेश, ये भी आपके रीट और सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि अनंत प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है। तो सांबर से सीकर तक का जो क्षेत्र है, ये सीकर का भाग कुछ और ये आपके सांबर वाला क्षेत्र। तो सांबर से सीकर तक का जो क्षेत्र है उसे अनंत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ा, ब्यावर और अजमेर में टोडगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा कहलाता है। सपाड़, सवाई माधोपुर और करौली का वो क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है वो सपाड़ कहलाता है। सपादलक्ष, अजमेर, डीडवाना, कुचामन व सांबर का क्षेत्र जिसे 1.25 लाख गांवों का समूह कहा जाता था, यह आपके सपादलक्ष कहलाता है। और अनंत प्रदेश आपके सीकर से लेके सांबर तक का जो क्षेत्र है उसे अनंत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रूमा, ये भी पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को रूमा कहा जाता है। तो ये आपके जयपुर के अंतर्गत ये वाला क्षेत्र है, सांबर वाला क्षेत्र, इसे रूमा के नाम से जाना गया है। तो सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है वह कहलाता है रूमा। बरड़ किसान आंदोलन भी फेमस है, जो बूंदी का भाग है। तो बूंदी जिले का पश्चिमी पथरीला क्षेत्र जहां पे बरड़ किसान आंदोलन हुआ था, ये आपके बूंदी के पश्चिमी भाग में आता है। तो ये जो बूंदी का पश्चिमी भाग है इसे बरड़ के नाम से जाना जाता है। कांठल, पिछली क्लास में हमने बात की थी जब माही नदी को किया था कि प्रतापगढ़ के अंदर माही के किनारों वाला जो क्षेत्र है उसे प्रतापगढ़ में कांठल के नाम से जाना जाता है। ये माही नदी जहाँ से प्रतापगढ़ में प्रवेश करती है तो ये इसके किनारों का जो क्षेत्र है, इसी किनारी भाग को हम क्या कहते हैं, कांठल। इसके बाद में हमारे पास में आता है बांगड़। एक हमने पढ़ा है बागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का सम्मिलित जो क्षेत्र है वो बागड़ या वागड़ कहलाता है। एक आता है बांगड़ जिसपे बिंदी लग जाए, इसे बांगर भी कहा जाता है। तो नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू का जो भाग है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि नागौर, इसके अलावा ये आपका सीकर और सीकर के साथ में ये आपका कंप्लीट चूरू। तो नागौर, सीकर, चूरू और ये जो झुंझुनू का भाग है ये पूरा का पूरा आपके किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपके आता है बागड़ के अंतर्गत। बांगड़ में क्या क्या आ जाएगा, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। अगर नागौर को आप इससे बाहर निकाल दो तो सीकर, चूरू, झुंझुनू का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं शेखावाटी। ये देखो यहाँ पे ये जो चूरू ये वाला जो क्षेत्र है चूरू, सीकर और ये झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है शेखावाटी। ठीक है, तो ये बात भी हमारे को ध्यान रखनी है। इसके बाद में तोरावाटी। तो सीकर, झुंझुनू, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है सीकर और झुंझुनू के अंदर, ये कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसके किनारों को तंवर वंशीय राजपूत का स्थान होने के कारण तोरावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रूमा, सांबर झील के आसपास का भाग रूमा कहलाता है। बरड़, बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग बरड़ कहलाता है। माही नदी का प्रतापगढ़ में किनारों वाला क्षेत्र कांठल। बांगड़, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू का जो भाग है वह है बांगड़। और बांगड़ में से अगर नागौर को निकाल दोगे तो केवल सीकर, चूरू, झुंझुनू का जो क्षेत्र है वह शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में तोरावाटी। तो जब चूरू को इसमें से निकाल दोगे तो सीकर और झुंझुनू जहां पे कांतली नदी बहती है वह क्षेत्र आपके किसके नाम से, तोरावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं मेवात क्षेत्र की, मेव मुस्लिमों का प्रदेश। अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है इसे हम मेवात के नाम से जानते हैं। डीग अभी अलग हुआ है तो डीग भी इसके अंदर शामिल होगा। तो ये आपका अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है इसे मेव मुस्लिमों का क्षेत्र होने के कारण मेवात के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में आपके आता है राठ या अहिरवाट। खेड़थल तिजारा का जो मुंडावर क्षेत्र है ये आपका यहाँ पे अलवर से अलग होके जो खेड़थल तिजारा वाला ये जो क्षेत्र है
इसे कहा जाता है राठ या अहिरवाट। इसके बाद में हमारे टोंक के मालपुरा का जो क्षेत्र है उसे माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो टोंक का ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है माल खेराड़। और केवल जब खेराड़ प्रदेश पूछे तो भीलवाड़ा का जो जहाजपुर का क्षेत्र है, भीलवाड़ा का जो ये जहाजपुर वाला ये जो क्षेत्र है ये खेराड़ के नाम से जाना जाता है। तो मेवात, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है उसका सम्मिलित रूप मेवात कहलाता है। राठ, अलवर का जो खेड़थल तिजारा वाला ये जो क्षेत्र है जो वर्तमान में नवीन जिला भी है, इसका मुंडावर क्षेत्र राठ या अहिरवाट, अहिरों का क्षेत्र होने के कारण। इसके अलावा आपके माल खेराड़, मालपुरा और टोंक वाला क्षेत्र और खेराड़ प्रदेश में जहाजपुर, भीलवाड़ा। इस राठ और अहिरवाट में बहरोड और कोटपुतली का जो हिस्सा है ये वाला भी इसमें शामिल है। तो वर्तमान समय में जो आपका कोटपुतली बहरोड जो जयपुर से अलग हुआ है वो, और अलवर से अलग हुआ खेड़थल तिजारा का जो क्षेत्र है वो राठ या अहिरवाट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जब हम आगे चलते हैं तो राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र जिनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम की जब अपन बात करते हैं तो देखें ये प्राचीन नाम नहीं होंगे, इनको हम कहेंगे उपनाम। इन्हें हम कहेंगे उपनाम, उपमा दी गई है इनको, तो ये हैं हमारे उपनाम। सर्वाधिक अबरक के उत्पादन के कारण किसे, भीलवाड़ा को, तो भीलवाड़ा को राजस्थान की क्या कहा जाता है, अबरक नगरी। तो ये जो हमारा भीलवाड़ा है ये क्या कहलाता है, अबरक नगरी कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अबरक कहाँ से निकलता है, भीलवाड़ा से। तो सर्वाधिक भीलवाड़ा से अबरक निकलने के कारण भीलवाड़ा को राजस्थान की अबरक नगरी कहा जाता है। सीधा सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान की अबरक नगरी किसे कहा जाता है, तो भीलवाड़ा को राजस्थान की अबरक नगरी कहा जाता है। इसके बाद में पंखों की नगरी, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां, बड़े बड़े एयरविंड लगे हुए हैं, टरबाइन लगे हुए हैं जिससे बिजली का उत्पादन होता है, ये जैसलमेर में है सर्वाधिक। इसलिए ये जो आपका जैसलमेर है इसे पंखों की नगरी कहा जाता है। तो बड़े बड़े विंड टरबाइन के कारण, बड़े बड़े जो विंड टरबाइन लगे हुए हैं, हवा से चलने वाले बड़े बड़े पवन चक्कियां, इन पवन चक्कियों की अधिकता के कारण जैसलमेर को पंखों की नगरी कहा जाता है। जैसलमेर की हवेलियां जो हैं वो अपने झरोकों के लिए फेमस हैं और सारी हवेलियों के अंतर्गत झरोकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए जैसलमेर की हवेलियों के झरोकों के कारण इसी जैसलमेर को झरोकों की नगरी उपनाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पंखों की नगरी पूछे तो भी जैसलमेर, झरोकों की नगरी पूछे तो भी जैसलमेर, अबरक नगरी पूछी जाएगी तो होगा भीलवाड़ा। इसके बाद में झीलों की नगरी, राजस्थान के अंतर्गत जो झीलों का शहर या झीलों का कस्बा या जो झीलों की नगरी है वो है आपके उदयपुर। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान की लेक सिटी के नाम से फेमस कौन सा है, तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। हमारे भारत में सर्वाधिक पन्ने का लेन देन जो होता है, पन्ना एक कीमती अमूल्य पत्थर होता है जिसे हरी अग्नि या एमरल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी भारत में सबसे बड़ी मंडी जो जयपुर में स्थित है। इसी कारण राजस्थान के जयपुर को राजस्थान की पन्ना नगरी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जयपुर को राजस्थान की पन्ना नगरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो जयपुर को राजस्थान की पन्ना नगरी के नाम से संबोधित करते हैं। इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग कहाँ पे हैं, कोटा में बहुत सारे उद्योग हैं, इसीलिए कोटा जो है ये आपके राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहलाता है। राजस्थान की अबरक नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान की पंखों की नगरी जैसलमेर, राजस्थान के झरोकों की नगरी जैसलमेर, झीलों की नगरी उदयपुर, राजस्थान की पन्ना मंडी या पन्ना नगरी जयपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है। इसके बाद में ये हैं उपनाम। उपनाम
राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा हमने देख ली। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ नगर, तो इसी हमारे कोटा को इंद्रप्रस्थ नगर कहा जाता है। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी होने के कारण कोटा को ही राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। तो इंद्रप्रस्थ नगर राजस्थान की औद्योगिक नगरी और राजस्थान का नालंदा कोटा। एशिया का वियना, एशिया का वियना किसे कहा जाता है? उदयपुर को एशिया का वियना कहा जाता है। उदयपुर के अंदर जो अरावली की पहाड़ियां हैं वह तस्तरी नुमा गोल आकृति की हैं। चारों तरफ से यह जो उदयपुर है यह तस्तरी नुमा पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, इसलिए तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर उदयपुर। लेक सिटी ऑफ इंडिया, भारत की झीलों की नगरी उदयपुर। और वैसे दुनिया में झीलों का शहर फिनलैंड, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। और हमारे भारत में लेक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? उदयपुर को। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा, इंद्रप्रस्थ नगर कोटा, शैक्षणिक नगरी होने के कारण इसे राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। नालंदा वैसे आपके बिहार में है और राजस्थान के अंदर जो शिक्षा के लिए फेमस नगरी है वो कोटा है, इसलिए इसको उपमा दी गई है नालंदा की। एशिया का वियना उदयपुर को कहा जाता है। तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर भी आपके कौन सा है? उदयपुर। और लेक सिटी के नाम से भी किससे जाना जाता है? उदयपुर को जाना जाता है। इससे आगे जब हम चलते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक जिंक का शोधन जो कार्य है वो कहाँ पे किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। इसलिए उदयपुर को राजस्थान की जिंक प्लांट होने के कारण इसे राजस्थान की जिंक नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मेहंदी का उत्पादन हमारे पाली का सोजत कस्बा करता है, इसीलिए पाली के सोजत को मेहंदी नगरी कहा जाता है। पाली का जो सोजत कस्बा है वह मेहंदी नगरी कहलाता है। हमारे राजस्थान का मक्का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, इस्लाम धर्म के प्रचारक, संस्थापक नहीं थे, संस्थापक मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के प्रचारक जिन्होंने चिश्त सिलसिले का प्रचार प्रसार अजमेर में किया। मोहम्मद गोरी के साथ 1192 के अंदर हमारे भारत में आए और अजमेर के अंदर रह के इन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। इनकी जो प्रसिद्ध दरगाह है वो आपके अजमेर के अंदर स्थित है, जहाँ पे हर वर्ष उर्स के मेले का आयोजन होता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जियारती या जायरीन आते हैं पूरे देश से विदेश से, इसीलिए इसे भारत का मक्का कहा जाता है। तो राजस्थान या भारत का मक्का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण किसको कहा जाता है? तो हमारे अजमेर को राजस्थान का या भारत का मक्का कहा जाता है। अजमेर के अंदर अजमेर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है तारागढ़, और इसी तारागढ़ पे आपके मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मजार है। और ये तारागढ़ ऊंची चोटी होने के कारण इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। तो अरावली का अरमान, तारागढ़, अजमेर। राजस्थान का मक्का या भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने योद्धाओं की भूमि, लियोनाइडस जैसे वीर योद्धाओं की भूमि या राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहा है? हल्दी घाटी को कहा है। तो राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहा जाता है? राजसमंद में स्थित हल्दी घाटी को, जहां पे आपके महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। तो ये बात भी हमारे को ध्यान रखनी है कि राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी की तुलना राजस्थान की थर्मोपोली से की है। इसके बाद में सर्वाधिक कपड़े का उत्पादन, सर्वाधिक कपड़े का निर्माण करने के कारण सर्वाधिक कपड़े की इकाइयां यहाँ पे स्थित है, और भीलवाड़ा को कपड़ा उत्पादन के कारण राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। तो राजस्थान की जो टेक्सटाइल सिटी है वो किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। जिंक नगरी पूछेंगे उदयपुर को, मेहंदी नगरी सोजत पाली। राजस्थान या भारत का मक्का अजमेर, अरावली का अरमान अजमेर की तारागढ़ चोटी। राजस्थान की थर्मोपोली कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को कहा। टेक्सटाइल सिटी कपड़ा उत्पादन के कारण भीलवाड़ा को कहा जाता है। इसके बाद में वापस से वस्त्र नगरी या गारमेंट सिटी, तो सेम टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। रेड डायमंड, लाल पत्थर के उत्पादन के कारण ये जो धौलपुर है इसे रेड डायमंड कहा जाता है। तो धौलपुर को कहा जाता है रेड डायमंड। राजस्थान का शिमला पहाड़ों पे बसा हुआ है, गर्मियों पे ऊंचाई
पे होने के कारण गर्मियों में यहाँ पे तापमान कम रहता है, जिस कारण राजस्थान के सर्वाधिक सैलानी ग्रीष्म ऋतु में माउंट आबू सिरोही जाना पसंद करते हैं। ऊंचाई पे बसा हुआ होने के कारण यहाँ तापमान कम रहता है, जिस कारण इस माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का शिमला कहते हैं। तो सिरोही के अंदर स्थित माउंट आबू को कहते हैं राजस्थान का शिमला। राजस्थान का बरखोयांश सर्दियों के अंदर भी यह ऊंचाई पे स्थित होने के कारण गर्मियों में भी तापमान कम रहता है, सर्दियों में यहाँ पे तापमान माइनस में चला जाता है, जिस कारण यहाँ पे स्थित नक्की झील बिल्कुल बर्फ से ढक जाती है या जम जाती है। इसीलिए माउंट आबू को सिरोही में जो स्थित है उसे राजस्थान का बरखोयांश भी कहा जाता है। बरखोयांश हमारे पूरे विश्व में दुनिया का सबसे ठंडा पॉइंट है, सबसे ठंडा स्थान है, और हमारे राजस्थान को उसकी उपमा दी गई है माउंट आबू को, जिसे राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है, क्योंकि शीत ऋतु में यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाने के कारण नक्की झील बर्फ से जम जाती है, इस कारण टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। इसी कारण आपके माउंट आबू को राजस्थान के बरखोयांश की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में बात करते हैं हम राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का जो नागपुर है वो कहा जाता है किसे? तो राजस्थान का नागपुर कहा जाता है आपके झालावाड़ को, संतरा उत्पादन के कारण। राजस्थान का चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा के कारण भी किसको कहा जाता है? झालावाड़ को। तो ध्यान रखना है कि संतरा उत्पादन के कारण राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को, और सर्वाधिक वर्षा भी हमारे राजस्थान में होती है। जैसे भारत में पहले सर्वाधिक वर्षा होती थी कहाँ पे? चेरापूंजी में, जो असम में स्थित है। वर्तमान समय में मेघालय के मौसिनराम में होती है, लेकिन पहले ये वर्षा होती थी चेरापूंजी में। तो सर्वाधिक वर्षा के कारण इस झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, और संतरे के उत्पादन के कारण इस झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी भी भीलवाड़ा, रेड डायमंड लाल पत्थर के उत्पादन के कारण धौलपुर को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला और राजस्थान का बरखोयांश कम तापमान के कारण माउंट आबू सिरोही को कहा जाता है। संतरा उत्पादन के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, और राजस्थान का चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा के कारण भी किसको कहा जाता है? झालावाड़ को। तो ये सारी बातें करी है आज हमने उपनामों को लेके। इसके बाद में भी हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, और अब जो हमारे बचे हुए क्षेत्र हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में।